नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रैली रिपोर्ट में आज अखिलेश यादव की सभा की बात करेंगे। विपक्ष के नेताओं की रैलियों के भाषण को सुनते हुए भारत की राजनीति की कई धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। विपक्ष के नेताओं को नकारा साबित करने के लिए कितने लेख लिखे गए। कहा गया कि उन्हें जनता से संवाद करना नहीं आता, रिश्ता बनाना नहीं आता। आपने हमारे चैनल पर रैली रिपोर्ट में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषणों का त्वरित विश्लेषण देखा होगा। आज जब रैली रिपोर्ट के लिए अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था, तब लगा कि आज स्थिति पलट गई है। विपक्ष के किसी नेता के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कहीं नहीं टिक रहा है। मोदी का भाषण बहुत खोखला है तो विपक्ष का भाषण भरा पूरा। विपक्ष के नेताओं के भाषण की क्वालिटी कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। महंगाई पर ही अखिलेश यादव जिस सरलता से कहते हैं, अपना उदाहरण चुनते हैं, वो कमाल आपको मोदी या योगी के भाषणों में अब नजर नहीं आएगा। मुसलमान मिल जाएगा, महंगाई नहीं मिलेगी। पहले बाजार में जो बिस्किट पैकेट आता था, जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था, इतना बड़ा आता था। हमारे पुराने लोग जानते होंगे, ये पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा होता था। महंगाई और मुनाफे के चक्कर में बताओ, पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? अब कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। इनकी सरकार और चली तो 1 बिस्किट वाला पैकेट आएगा, 1 बिस्किट का। ये पार्ले जी से ही सीखें। हमारे किसानों की बोरी से चोरी, बताओ बोरी से चोरी 5 किलो हो गई कि नहीं हो गई? बाद में 5 किलो और हो गई कि नहीं हो गई? इनकी सरकार आ गई तो आपको हमको खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं मिलेगी। खाद पाउच में मिलेगी, बोरी में नहीं। यह बात आप तभी कह सकते हैं जब आपको पता है कि यूरिया की बोरी में खाद की मात्रा कम होती जा रही है। अखिलेश यादव खुद कम हंसते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं जैसे सुनने वाले की हंसी छूट जाए। उन्हें सुनकर लगा कि वरुण ग्रोवर और कुणाल कामरा को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी 62 लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव ही यूपी के मोर्चे पर अकेले सेनापति के रूप में लड़ रहे हैं। सपा और अखिलेश यादव का प्रदर्शन ही दिल्ली की राजनीति में मोदी का भविष्य तय करेगा और यूपी की राजनीति में अखिलेश का। अखिलेश यादव विपक्ष के पहले नेताओं में से हैं जिन्होंने नोट किया कि बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए शहरों में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें केवल एक ही नेता की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर नहीं आती और उम्मीदवार की तो बिल्कुल नहीं। इस बात को मीडिया भी नहीं लिखता कि इस बार विपक्ष के नेताओं के पोस्टर नहीं है। बात समझ में आती है कि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन जिस पार्टी के पास 8,000 करोड़ रुपए तो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से जमा है, उसके पोस्टर में एक ही नेता की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की। उम्मीदवार की तस्वीर नजर नहीं आती। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ उम्मीदवार का कोई चेहरा नजर नहीं आता है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इनके आपने होर्डिंग देखे? इनके होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े शहरों में। ये जो डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग, और उस होर्डिंग में देख लो, एक इंजन पहले से ही गायब है। और जो कन्नौज का खटारा इंजन है, उसको जगह ही नहीं मिली है। उन्होंने पहले ही गायब कर दिया उसको। अगर यह चुनाव भाषणों के आधार पर होता तो निश्चित रूप से विपक्ष का प्रदर्शन बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर होता। भाषण की क्वालिटी पर जनता वोट देती तो बीजेपी ही सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को बदल देती। यह बात किसी तल्खी में नहीं कह रहा। आप खुद भी उनके भाषणों को ध्यान से सुनिए। सब कुछ यूट्यूब पर मौजूद है। वे अपने भाषण में झूठ जरूर बोलते हैं। बता दिया जाता है कि आपने यह झूठ बोला है, तब भी प्रधानमंत्री मोदी अगले भाषण में उसी झूठ को कुछ नए झूठ के साथ दोहराते हैं। पिछले 10 साल में अपने चंद दोस्तों के पढ़ने के लिए अंग्रेजी में लिखने वाले 10, 20, 50 संपादकों ने दिन रात यह छवि बनाई कि प्रधानमंत्री मोदी से अच्छा वक्ता कोई नहीं। उनके भाषण के सामने विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं। इस चुनाव में आप खुद नरेंद्र मोदी की किसी भी सभा का भाषण आप सुन लीजिए, इतना खराब भाषण आपको किसी का नहीं मिलेगा। झूठ और नफरत की बात छोड़ दीजिए, भाषा के हिसाब से भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बेहद खराब होता है। जब उनके भाषण में जोश होता था,
ये कर देंगे वो कर देंगे के दावे होते थे, तब उनके भाषण की खूब तारीफ होती थी और संपादक लेख लिखते थे। लेकिन अब जब उनका भाषण खराब होने लगा है, किसी में हिम्मत नहीं है कि फिर से अपने दोस्तों के पढ़ने के लिए अंग्रेजी में कोई लेख लिख दें कि नरेंद्र मोदी के भाषण में वो बात नहीं रही, विपक्ष के नेता शानदार भाषण दे रहे हैं। कन्नौज की सभा में अखिलेश यादव का भाषण बता रहा है कि वे सब कुछ लिखकर नहीं लाते हैं। मंच पर उनका कार्यकर्ता या नेता पर्ची पकड़ा जाता है, अखिलेश देख भी लेते हैं और वही अपने भाषण में शामिल कर लेते हैं। बीजेपी वाले लोग यही नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं करते, लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक एक उदाहरणों को इस तरह से पकड़कर पेश करते हैं जैसे उनका भाषण लिखा हुआ ही है। यही नहीं, अखिलेश यादव भाषण देते समय यह भी पता रखते हैं कि किस तरफ किस समाज के लोग बैठे हैं, उनकी तरफ इशारा कर उनकी बात कह देते हैं और युवाओं की तरफ इशारा कर उनकी बात कह देते हैं। सभा में मौजूद पुलिसकर्मियों को भी अपने भाषण में शामिल कर लेते हैं, उनकी भी बात कह देते हैं। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, संविदा पे चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोगों को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथ ही घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था, आपको यह भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि विपक्ष के नेताओं के भाषण को छापा ही नहीं जाता है। मेरे घर यूपी के 2 बड़े अखबार आते हैं। एक अखबार में तो पहले पन्ने पर राहुल से लेकर अखिलेश की सभाओं से कोई हेडलाइन छपती ही नहीं है। अपवाद छोड़ दें तो पहले पन्ने पर नरेंद्र मोदी के भाषणों की हेडलाइन ही छपती है। भले वो एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, लेकिन उसी एक बात को लेकर हेडलाइन छपती रहती है। उस अखबार को पढ़ते हुए कभी पता ही नहीं चलता कि अखिलेश यादव की यूपी में सभा हो रही है। उम्मीद है अखिलेश यादव को यह पता होगा कि उनकी सभाओं की रिपोर्टिंग कहीं कहीं छप भी नहीं रही है। हमने कई बार पब्लिक में लिखा है कि विपक्ष के नेताओं को हर सभा में हिंदी का एक 3rd क्लास अखबार लेकर जनता को दिखाना चाहिए कि किस तरह विपक्ष की जनता की खबर गायब कर दी जाती है। प्रधानमंत्री की एक ही बात को लेकर हर दिन हेडलाइन बनाई जाती है और उसमें भी जो झूठ बोलते हैं, कभी नहीं बताया जाता कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा झूठ बोला। विपक्ष के नेताओं को बाकायदा अखबार लेकर रैली में आई जनता को बताना चाहिए कि इस अखबार में चुनाव की 20 खबरें छपी हैं, विपक्ष की 2 भी नहीं छपी हैं। अखिलेश यादव के बारे में बीजेपी कह रही थी कि कन्नौज से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। यही बात राहुल के बारे में कह रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट चुन ली और अखिलेश यादव ने कन्नौज की। बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे, कुछ ही घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब? कहां चले गए बीजेपी वाले लोग? और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छूटा था वहीं छूट गया। जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल 10 साल का हिसाब किताब नहीं देना है, बल्कि 17 साल का हिसाब किताब देना है।
दिल्ली के 10 साल और लखनऊ के सरकार के 7 साल। बताओ 17 साल का हिसाब देना है कि नहीं देना है इन्हें? और 17 साल में हमारे किसानों के साथ धोखा किया। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, कन्नौज में कई बार आए और कह के गए थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ गुरसाईगंज में आए थे, तिरवा में आए थे। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की पैदावार का लाभ, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई आज? कन्नौज की सभा में अखिलेश यादव विस्तार से कृषि कानूनों की बात करते हैं, जोर देकर याद दिलाते हैं कि 1000 किसान शहीद हुए, उनके खिलाफ मुकदमे हुए, किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी ने कीलें लगवाई, ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था। मोदी दौर की जिन बातों को गोदी मीडिया भुला देना चाहता है, अखिलेश यादव एक एक डिटेल के साथ याद दिलाते हैं और तब अपना वादा बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी। लेकिन विपक्ष के इन सवालों को लेकर किस हिंदी या अंग्रेजी अखबार में हेडलाइन बनते आपने देखा है? बीजेपी विपक्ष को हराना चाहती है, यह स्वाभाविक है क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी है, लेकिन गोदी मीडिया इस लोकतंत्र से विपक्ष को गायब कर रहा है, यह बेहद खतरनाक है। हिंदी अखबारों में आप कवरेज देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि यह चुनाव बराबरी के मैदान पर हो रहा है। अखबारों को पढ़कर लगता है कि अखबार नहीं है, बूथ में वोटर के जाने के पहले वोटर की सोच को लूटने वाले गिरोह हैं। इंग्लैंड की अदालत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कह दिया कि जिसने भी टीके लगाए हैं, दुर्लभ मामलों में खून का थक्का जम सकता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा और हार्ट अटैक हो सकता है। इस खबर को भी हिंदी के अखबारों ने 1-2 दिन छापकर गायब कर दिया, लेकिन अखिलेश तरीके से इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। तथ्य की गलतियां भी हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हो गया है, यूके कोर्ट कहते हैं। अखिलेश को यह भी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की आम जनता ब्रिटेन या इंग्लैंड ज्यादा समझ सकती है, यूके नहीं। यही नहीं, अखिलेश को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट में अभी फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट में टीका बनाने वाली कंपनी ने अपने हलफनामे में यह बात स्वीकार किया है कि टीका लगाने से दुर्लभ मामलों में हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। बताओ वो जब अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखेंगे तो वोट किसको देंगे? बताओ भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जब वो अपना सर्टिफिकेट देखेंगे, बताओ इनकी जान को खतरे में डाल दिया कि नहीं डाल दिया बीजेपी वालों ने? और जब सर्टिफिकेट देखेंगे वैक्सीन का तो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डालेंगे, ये हम जानते हैं। वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हमारे जैसे और भी साथी होंगे, हैं कुछ साथी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन बीजेपी ने वैक्सीन वालों से भी पैसे वसूल लिए। अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में करहल से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। इस समय यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उस समय आजमगढ़ से सांसद थे। विधानसभा जीतने के बाद आजमगढ़ की सीट छोड़ दी। जब अखिलेश यादव यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके खिलाफ प्रचार शुरू हुआ कि गंभीर नहीं है, चुनाव हार कर दिल्ली चले जाएंगे। तब अखिलेश ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। अब कन्नौज को लेकर कहा जाने लगा कि चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं तो कन्नौज से लड़ लिए। बीजेपी को सुनाते तो हैं, लेकिन लगता है अखिलेश बीजेपी की सुनते भी हैं। राहुल गांधी ने अमेठी अमेठी करने पर बीजेपी की नहीं सुनी, रायबरेली की सीट चुन ली। विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश की सभाओं में काफी भीड़ उमड़ रही थी। कई लोगों को लगने लगा कि यूपी में बदलाव की लहर चल रही है। अखिलेश ने बस से यूपी के कोने कोने की यात्राएं भी की, लेकिन उनकी गाड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकी। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने वोट प्रतिशत तो बढ़ा लिया, मगर बीजेपी से पीछे रह गई। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ, तब से सपा यूपी में कभी 30% वोट नहीं ला सकी थी। 2020 के चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 32 से ज्यादा हो गया। सहयोगी के साथ मिला दीजिए तो 2017 की तुलना में 8% का उछाल आया था। यह समाजवादी पार्टी का सबसे शानदार प्रदर्शन बताया जाता है। लेकिन उस चुनाव के एक सहयोगी जयंत चौधरी और उनकी पार्टी इस समय बीजेपी के साथ चली गई है। 2020 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी से काफी पीछे छूट गई। 75 जिलों में से 29 जिलों में सपा का खाता ही नहीं खुला।
इस बार अखिलेश पिछड़ा, दलित और क्लियर पीडीए की बात कर रहे हैं। विधानसभा में भी इसी की बात करते थे। क्या अखिलेश यादव इस सामाजिक आधार में अपनी पकड़ का विस्तार कर चुके हैं कि वे इस चुनाव में विधानसभा के प्रदर्शन से भी बेहतर करेंगे या उतना ही दोहरा पाएंगे? अगर बीजेपी की सीटें कम कर पाते हैं तो मोदी को चैलेंज करने वाले नेताओं में अखिलेश का नाम काफी आगे हो सकता है, क्योंकि वे पूरे गठबंधन में 62 सीटों पर लड़ने वाले दूसरे बड़े नेता हैं। कांग्रेस 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव अपनी सभाओं में यूपी की परीक्षाओं में पेपर लीक के मसले को खूब उठाते हैं। इस मुद्दे पर काफी समय देते हैं। क्या उन्हें उम्मीद है कि धर्म के नशे में डूबा आज का नौजवान बेरोजगारी और महंगाई की बातें सुनकर तार्किक हो जाएगा और रोजगार के सवाल पर वोट देगा? वह मंदिर पर वोट देगा या परीक्षा लीक के सवाल पर? पेपर लीक की समस्या तो 2020 में भी थी, लेकिन अखिलेश को सत्ता नहीं मिली, मगर विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटें अखिलेश यादव ले आए थे। इस बार वे एक नया हिसाब समझा रहे हैं। अगर यह हिसाब सही है तो फिर बीजेपी को चिंता करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो चुनाव के बाद अखिलेश यादव को चिंता करनी होगी। अगर हम कुल मिला के जिनके परीक्षा कैंसिल हो गई, जिनका पेपर लीक हो गया, वो ऐसे 60 नौजवान हैं, 60 लाख। अगर 60 लाख नौजवानों का और उनके मां बाप को जोड़ लें तो एक परिवार में 3 लोग नाराज हैं। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हुए, और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो बताओ इनका 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 2,25,000 कम वोट। तो बताओ बीजेपी बचेगी कैसे इस बार? क्या बचेगी बीजेपी इस बार? और इस बार तो हमारे क्षत्रिय भाइयों ने, हमारे क्षत्रिय भाई इस बार तलवार से नहीं, मतवार करने जा रहे हैं। मत का वार करेंगे इनके ऊपर। जो लोग कभी अपनी तलवार से वार करते थे, इस बार मतदान से वार करेंगे। मतवार होने जा रहा है। बताओ मतवार होगा इनके खिलाफ कि नहीं होगा? अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के भाषण की शैली में एक समानता नजर आई। दोनों अपने वोटर को खूब समझाते हैं। शैली समान है, लेकिन कंटेंट में थोड़ा अंतर है। प्रियंका गांधी धर्म की राजनीति पर भी खुलकर बात करती हैं। वोटर से कहती हैं कि धर्म के नशे में आपने इस राजनीति का क्या कर डाला है। समझाते अखिलेश भी हैं, लेकिन कन्नौज की सभा में राम मंदिर का जिक्र नजर नहीं आया। बीजेपी जिन बातों को लेकर, जिन धार्मिक मुद्दों को लेकर उन्हें टारगेट करती है, उस पर अखिलेश का जवाब नजर नहीं आया। अखिलेश यादव पूरी तरह से अपने भाषण को मुद्दों के आसपास रखते हैं। इन्हें सुनते हुए आप नहीं कह सकते कि विपक्ष के नेता मुद्दों को नहीं समझते या नहीं उठाते। वोट मिलना नहीं मिलना यह सब अलग बात है, लेकिन इस बार के विपक्ष ने मुद्दों को 1000 तरह से जनता के बीच स्थापित करने का काम तो किया है। उन मुद्दों को भी जिन्हें हिंदी के 3rd क्लास अखबार और गोदी चैनल दिन रात छिपाने में लगे रहते हैं। अखिलेश यादव पूरी सरलता से बता रहे हैं कि जो मुफ्त अनाज मिल रहा है वो 400 का है, लेकिन लोगों पर तरह तरह के टैक्स से, महंगाई से, जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए निकाल भी लिए जा रहे हैं। और हम आपको कहना चाहते हैं, जब चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे। आज बताओ राशन में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है राशन में? ये बाजरा क्या ज्यादा पौष्टिक होता है क्या? बताओ क्या राशन में मिल रहा है? 400 रुपए का राशन, और महंगाई से आपसे हजारों करोड़ रुपए वसूल लिए। आप घर जाके हिसाब किताब लगाना। 400 रुपए का राशन देके महंगाई करके बताओ हजारों रुपए ये वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं? कितने अखबारों में आपने इसकी रिपोर्ट देखी है कि उत्तर प्रदेश में राशन में बाजरा दिया जा रहा है, गेहूं नहीं? कम से कम इसकी ही रिपोर्टिंग हो जाती कि यह सही है या नहीं। अखिलेश यादव जब सभा में बाजरे की बात करते हैं तो लोग भी बाजरे की बात पर हां में हां मिलाते हैं। मीडिया का काम था सरकार के दावों की जांच करना, सवाल करना। मीडिया ने यह काम बंद कर दिया। इस समय विपक्ष हर तरह से कमजोर है। मुकदमों का डर दिखाकर उसके बड़े नेता और कार्यकर्ता गायब कर दिए गए हैं, बीजेपी में मिला लिए गए हैं। पैसा नहीं है विपक्ष के पास। बीजेपी 8,000 करोड़ के चंदे वाली पार्टी है। उसके सामने यह कमजोर विपक्ष अपने भाषणों के सहारे मजबूती से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से
इनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई चंदा देता है तो थोड़ा बहुत देता है, बताओ इन्होंने वसूली की कि नहीं की? अभी आए थे दिल्ली वाले, बड़े बड़े भाषण देके गए, बड़ी बड़ी बातें करके गए भ्रष्टाचार पे। बताओ जब से जनता इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान गई, बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया? और अगर इनसे पूछ लो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो बाजार में जाके इलेक्ट्रॉल ढूंढते हैं आजकल, इन्हें चक्कर आने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानकारी दे रहे हैं। और याद रखना, जिनसे पैसा वसूला है उसी की वजह से महंगाई है, उसी वजह से आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए कि जिनसे 1000 करोड़ रुपए वसूलेंगे, 500 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़, इस तरह का जिनसे पैसा वसूलेंगे, बताओ वो मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? ये बीजेपी वाले मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उसकी वजह से महंगाई है। ऐसा लग रहा है कि इस लोकतंत्र की गाड़ी को विपक्ष अपने कंधे से अकेला खींचे जा रहा है। नतीजा जो भी हो, रैली रिपोर्ट के दौरान विपक्ष के कई नेताओं के भाषणों को सुनकर यही लगा कि विपक्ष ने अपनी तरफ से हर मुद्दे को उठाया है। मीडिया ने उन्हीं मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाया है जिसे नरेंद्र मोदी ने उठाया है, और उन मुद्दों को गायब कर दिया जिसे विपक्ष ने उठाया है। अखिलेश यादव के भाषण में आपको यूपी की समस्या की बारीक झलक मिल जाएगी और तैयारी भी नजर आएगी। नेता अपने भाषणों पर काफी काम करते हैं। आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा पा रहे हैं, इसकी भी जानकारी रखते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हमारे गठबंधन की सरकार बनने पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से बड़े लोग, संपन्न लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, गुणवत्ता के साथ उन्हें पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, क्योंकि आटे का बाजार बढ़ गया। तो हमारे बाबा रामदेव योग छोड़ करके आटा वो भी पैक करके बेचने लगे। इसलिए अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर, राशन की गुणवत्ता तो करेंगे बेहतर, राशन की गुणवत्ता के साथ अपने गरीबों को पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम करेंगे। डाटा इसलिए, डाटा, आटा पौष्टिक और फ्री डाटा देने का काम करेंगे, क्योंकि आज डाटा से ही सब कुछ चल रहा है। अगर आपको अच्छा भाषण सुनना हो और हंसने का भी मन हो तो आप अखिलेश यादव का भाषण सुन सकते हैं। वैसे अखिलेश के भाषणों में भी काफी कमियां हैं। एक तरफ मोदी हैं जो बात बात में मुसलमान ले आते हैं। कम से कम विपक्ष के नेताओं को बहुसंख्यक आबादी से इस पर बात करनी चाहिए कि मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान पाकिस्तान करके आपके मन में नफरत बिठाई जा रही है, डर बिठाया जा रहा है। केवल नफरत और डर ही नहीं, राजनीतिक रूप से सोचने समझने की शक्ति खत्म की जा रही है। अखिलेश के भाषण से लगा कि उन्होंने कई मुश्किल मुद्दों को आसानी से पेश करने का रास्ता तो निकाल लिया है, लेकिन यूपी की राजनीति में यह जो भूत घूम रहा है, प्रेत घूम रहा है, सांप्रदायिकता का, नफरत का, पाकिस्तान का, इस भूत को उतारने की भाषा उन्हें अब तक खोज लेनी चाहिए थी। वैसे अखिलेश यादव के भाषण में आपको काम का जिक्र ज्यादा मिलेगा। राजनेता काम करने और नहीं करने के आरोपों और दावों के बीच से ही निकल कर आए तो सबसे अच्छा है। धर्म के नाम पर लोगों को डराकर भरमाकर कोई नेता अब ना निकल कर आए। अखिलेश यादव लगातार चुनाव हारने वाले नेता हैं, इसके बाद भी धर्म का सहारा नहीं लेते हैं। क्या यह बड़ी बात नहीं है? एक सर्वे रिपोर्ट आ जाए कि बीजेपी चुनाव हार सकती है, फिर आप अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में गिरावट देखिए। पूरी पार्टी मुसलमानों को भगाने में लग जाएगी। हर भाषण में मुसलमान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा। हार के अंदेशे से बीजेपी धर्म की रस्सी पकड़ने लग जाती है। आज की बीजेपी को धर्म की राजनीति के बिना चुनाव लड़ने नहीं आता है और ना उसके किसी नेता को भाषण देने आता है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद से लेकर अब तक अखिलेश यादव को जीत का इंतजार है। वे लड़ाई तो लड़ते दिखते हैं, हर लड़ाई में मजबूत दिखते हैं, मगर विजेता बनकर उभर नहीं पाते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।